हेलो एवरीबॉडी, मैं हूँ ज्योति खुराना। वेलकम टू टारगेट IQ। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक के बारे में बात करने जाएंगे। इनफैक्ट शुरुआत करने जाएंगे, वो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इसकी शुरुआत से पहले मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, बिकॉज ये बहुत रेलेवेंट है हमारे बहुत सारे स्टेट की जुडिशरी के एग्ज़ाम्स के लिए। इसको पढ़ने से हम लोगों के मार्क्स बहुत पढ़ सकते हैं। थोड़ा टेक्निकल ज़रूर है, बट अगर हम उसे अच्छी तरीके से पढ़ेंगे तो हमारा स्कोर काफ़ी बढ़ सकता है। तो लेट्स स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक 3 सिचुएशंस दूंगी और एट द एंड ऑफ द लेक्चर आप मुझे बताएंगे कि क्या तीनों सिचुएशंस के अंदर कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे कि नहीं। पहला सिचुएशन ये है कि मुझे एक लैपटॉप चाहिए था। मैं अमेज़ॉन पे गई और मैंने ऑर्डर कर दिया और अपना अमाउंट भी दे दिया। अमेज़ॉन ने मुझे डिलीवरी भी दे दी लैपटॉप की। तो क्या इस सिचुएशन के अंदर मैं ये कहूँगी कि ये कॉन्ट्रैक्ट था। वेयर एज सेकेंड सिचुएशन के अंदर मैं एग्जांपल लेती हूँ कि मुझे बहुत भूख लग रही थी। मैंने फ़ोन पे देखा स्विगी था, स्विगी पे मैंने ऑर्डर कर दिया पिज़्ज़ा का और बदले में 200 रुपये दे दिए। तो क्या इस सिचुएशन के अंदर भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ। तीसरे सिचुएशन के अंदर मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि एक फादर हैं और एक उनके सन है। फादर ने अपने सन को प्रॉमिस करा कि आप बोर्ड में 90+ लेकर आएंगे तो मैं आपको एक बाइक गिफ्ट करूँगा। तो उनके मार्क्स भी आ गए। तो क्या इस सिचुएशन के अंदर भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ या नहीं हुआ। क्या फादर ऑब्लाइज है उनको बाइक देने के लिए अगर 90+ आ गए तो। चलिए आइए, इन तीनों के हमें आंसर्स मिलेंगे एट द एंड ऑफ द लेक्चर्स और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ही बताएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ये एक्ट पास हुआ था 1872 के अंदर। शुरुआत इसकी कहाँ से हुई हम देखते हैं, इसके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से इसको लिंक करके अगर हम देखें तो जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर हमारे मेंशन है। कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर मेंशन से मतलब कि आपके पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों लॉज बना सकते हैं। सेकेंड, इट इज़ नॉट एग्जॉस्टिव, अदर लॉज ऑल्सो गवर्न कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इसका मतलब दैट इट इज़ नॉट द ओनली एक्ट जो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में बात करता है। इसके अलावा भी और एक्ट्स हैं जो कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड बात करते हैं और लॉज गवर्न करते हैं। तीसरी चीज़, दैट इट इज़ एप्लीकेबल टू एंटायर इंडिया। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के बाद इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 पूरे के पूरे इंडिया के अंदर एप्लीकेबल है। ये तो हमारा थोड़ा बेसिक्स। अब आते हैं, जब ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पास हुआ था तब इसकी इन्फोर्समेंट डेट को देखते हैं। चलिए, ये इन्फोर्स हुआ था 1 सितंबर 1872 के अंदर। जब ये एक्ट पास हुआ था एट दैट टाइम 1 से लेके 266 तक सेक्शंस थे। 1 से 75 सेक्शंस जनरल प्रोविजंस के बारे में बात करते थे। 76 से 123 सेक्शंस सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के बारे में बात करते थे। 124 से 147 इंडेमनिटी और गारंटी के बारे में बात करते थे। 148 से 181 तक बेलमेंट और प्लेज के बारे में बात करते थे। 182 से 238 के अंदर एजेंसी के बारे में लिखा गया था एंड 239 से 266 के बारे में पार्टनरशिप के बारे में कहा गया था। बट 1930 के अंदर ये देखा गया कि पार्लियामेंट ने सेक्शन 76 से लेके 123 तक जो कि सेल्स ऑफ गुड्स के बारे में बात करता था वो डिलीट कर दिया और दूसरा एक्ट पास कर दिया जिसको और सारे सेक्शंस वहाँ प्रोवाइड कर दिए गए, वो था सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। और सेक्शन 239 से 266 जो कि पार्टनरशिप के बारे में बात करता था उसे 1932 के अंदर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से डिलीट कर दिया गया और एक दूसरा एक्ट बना दिया गया, पार्टनरशिप एक्ट। तो अब फिलहाल करंटली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये 2 पार्ट्स जो कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के बारे में बात करते थे वो प्रोविजंस, और जो पार्टनरशिप के बारे में प्रोविजन में बात करते थे वो नहीं है, डिलीट कर दिए गए हैं। अब आप लोग ये कहेंगे मुझसे दैट
कि मैम आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बात कर रहे हैं, आप एग्जैक्टली कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है ये तो आप बता ही नहीं रहे हैं। तो चलिए मैं आपको ये समझाती हूँ कि एग्जैक्टली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। इसका जवाब भी एक्ट के अंदर ही दिया गया है। सेक्शन 2H जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, वो हमें डेफिनेशन बताता है कॉन्ट्रैक्ट की, जो कहता है एग्रीमेंट्स जो कि अगर इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो जाएं तब एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है। अब इनको हम डिटेल में समझते हैं कि एग्जैक्टली है क्या। एग्रीमेंट कैसे बनता है? अगर आपका प्रॉमिस और कंसिडरेशन साथ जुड़ते हैं तब बनता है एग्रीमेंट। और प्रॉमिस कैसे बनता है? प्रपोजल और एक्सेप्टेंस जब बन जाते हैं तब बनता है आपका प्रॉमिस। खिचड़ी पक गई आई नो। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि यहाँ एक ए है और एक बी है। ए ने ऑफर दिया, या प्रपोजल भी कहते हैं जिसे हम, ए ने ऑफर करा, प्रपोजल करा बी को कि मैं आपको अपनी वॉच देना चाहता हूँ 2000 रुपये में। बी ने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया और कहा ठीक है मैं एग्री करता हूँ। तो हम क्या कह सकते हैं इससे? देयर इज़ अ प्रपोजल फ्रॉम वन साइड दैट इज़ फ्रॉम ए एंड एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल बाय अदर साइड। ए ने ऑफर करा, दैट इज प्रपोजल करा बी को, और बी ने एक्सेप्टेंस करा उस प्रपोजल का जो कि ए ने दिया गया था। तो इससे क्या बना? जब एक प्रपोजल था और एक्सेप्टेंस था, मिलकर क्या बना? एक प्रॉमिस बन गया। दोनों ने एक दूसरे को बाइंड कर लिया। तो हमने क्या देखा था? प्रपोजल और एक्सेप्टेंस क्या बनाते हैं? प्रॉमिस। तो जब प्रॉमिस के साथ आपका कंसिडरेशन जुड़ता है तब क्या बनता है? एग्रीमेंट बनता है। प्रॉमिस के साथ कंसिडरेशन जुड़ा तो एग्रीमेंट। इस केस के अंदर, ए और बी वाले केस के अंदर, हमारा कंसिडरेशन जो था वो 2000 रुपये था। वॉच के बदले वो 2000 रुपये भी दे रहा था, तो कंसिडरेशन भी हो गया। तो जब आपका प्रॉमिस है और कंसिडरेशन भी है तो मिलकर क्या हो गया? आपका एग्रीमेंट हो गया। ये बन गया हमारा एग्रीमेंट। अब ये देखते हैं क्या लॉ एग्जैक्टली क्या कहता है, इसको कैसे डिफाइन करता है इस एग्रीमेंट को। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर ही इसकी डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 2E के अंदर। चलिए आइए इसको देखते हैं और पढ़ते हैं। 2E कहता है कि एवरी प्रॉमिस, वो सारे प्रोमिसेस या फिर सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन, जो कि कंसिडरेशन साथ बना रहे हैं एक दूसरे के लिए, उन्हें हम एग्रीमेंट कहते हैं। जो हमने ये एग्जाम्पल ली था ए और बी का, उसके अंदर दोनों की तरफ से प्रॉमिस था। ए ने कहा था मैं आपको वॉच दूंगा और बी ने कहा था बदले में 2000 रुपये, और साथ में 2000 रुपये की कंसिडरेशन भी थी। तो ये हमारा बन गया एग्रीमेंट। दिस पार्ट इज क्लियर? एक बार आप आराम से देख लीजिए इसको। चलिए आइए दूसरे पार्ट पे बढ़ते हैं। कॉन्ट्रैक्ट जब कैसे बनता है, ये है इन्फोर्सेबल बाय लॉ। एग्रीमेंट जब इन्फोर्सेबल बाय लॉ बनते हैं तब बनते हैं कॉन्ट्रैक्ट। इन्फोर्सेबल बाय लॉ का मतलब क्या होता है? वो सारे एग्रीमेंट अगर ब्रीच होने पर अगर एग्रीव्ड कोर्ट जा सकता है ताकि वो इन्फोर्स करा सके वो सारे टर्म्स जो एक दूसरे के बीच में एग्री हुए थे, तो हम उन्हें क्या कह सकते हैं कि वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ है। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में अमेज़ॉन का एग्जाम्पल लिया था, उसके अंदर अगर मैंने जो लैपटॉप ऑर्डर करा था और बदले में पैसे दिए थे, अगर अमेज़ॉन मुझे डिलीवर नहीं करता है पैसे, या डिलीवरी देने के बाद मैं उसे पैसे नहीं देती हूँ, तो क्या इस वाले केस के अंदर कोर्ट के अंदर हम जाके एक दूसरे को सू कर सकते हैं? यस। इसलिए हम उस एग्रीमेंट को कहेंगे कि ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ है, देयरफॉर इट वाज अ कॉन्ट्रैक्ट। दूसरे वाले केस के अंदर जो हमने फादर और सन का लिया था, जिसमें फादर ने प्रॉमिस करा था कि अगर सन के 90+ नंबर आ जाते हैं तो वो उन्हें बाइक गिफ्ट करेंगे। इस केस के अंदर इट वॉज नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, रीज़न बीइंग दैट देयर वॉज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। तो इससे हमें ये समझ में आया कि कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो पार्टीज़ हैं उनकी इंटेंशन होनी चाहिए कि वो लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करना चाहते हों।
इस चीज़ को हम एक केस लॉ से समझ सकते हैं। तो आइए चलते हैं। बैफलोर वर्सेस बैफलोर के अंदर एक हस्बैंड और वाइफ का केस है। ये हस्बैंड और वाइफ रहते थे सिलोन में, वो लोग छुट्टियां मनाने गए हैं इंग्लैंड के अंदर। वाइफ की हेल्थ ख़राब होने की वजह से वो इंग्लैंड में ही उसे रहना पड़ गया, वेयर एज हस्बैंड वापस चले गए सिलोन में। बट हस्बैंड और वाइफ में ये प्रॉमिस हुआ कि वो हस्बैंड जो है हर महीने वाइफ को 30 पाउंड देते रहेंगे। कुछ महीने सिलसिला सही तरह चलता रहा, बट आफ्टर सम टाइम हस्बैंड ने पैसे देना मना कर दिए वाइफ को। इस चीज़ को वाइफ लेकर गई कोर्ट के अंदर। वाइफ के ये कंटेंशंस थे कि दोनों में सिंस प्रॉमिस हो चुका है तो हस्बैंड जो है वो बाइंड करते हैं उन्हें 30 पाउंड हर महीने देने के लिए। बट कोर्ट ने इस केस के अंदर ये हेल्ड करा कि जब ऑफर दिया गया था उस समय देयर वाज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। और एक और चीज़ कोर्ट ने हेल्ड करी दैट कि जो यूजली प्रोमिसेस होते हैं सोशल इंगेजमेंट्स के, सोशल इंगेजमेंट्स मतलब सोशल इंगेजमेंट्स का एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे दो लोगों ने आपस में प्रॉमिस करा कि शाम को वॉक पे चलेंगे या रात को डिनर करने चलेंगे, या फिर कहा कि चलिए सिनेमा हॉल चल लेंगे कल, दो लोगों में आपने प्रॉमिस हुआ, इसको कहते हैं सोशल इंगेजमेंट्स। तो बैफलोर वर्सेस बैफलोर में एक और चीज़ पाई गई, वो क्या कि प्रॉमिस जो है वो सोशल इंगेजमेंट में दे आर जनरली विदाउट इंटेंशन, देयरफॉर वो कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं माने जाएंगे। आइए चलते एक और चीज़ देखते हैं कि ऐसे कौन से एग्रीमेंट्स हैं वो कब इन्फोर्सेबल हो सकते हैं। इस सवाल का जवाब हमें मिलता है सेक्शन 10 के अंदर, जो कि हमें कुछ रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करने के लिए कहता है। वो एग्रीमेंट्स अगर वो रिक्वायरमेंट फुलफिल कर देते हैं तो वो बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट। तो सेक्शन 10 कहता है कि वो सारे एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं इफ़ अगर वो एक कंडीशंस फुलफिल करते हैं। पहली, फ्री कंसेंट होना चाहिए। सेकंड, कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज होना चाहिए। तीसरा, लॉफुल कंसिडरेशन और लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। और चौथा, नॉट डिक्लेयर टू बी वॉइड होना चाहिए। आइए चलते हैं इन्हें थोड़ा डिटेल में समझते हैं। फ्री कंसेंट को हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। अगर ए और एक है, ये ए है और एक बी है। ए बी के पास जाते हैं और कहते हैं कि अपनी 1 करोड़ की प्रॉपर्टी मुझे 10 लाख पे दे दो। बी ने मना कर दिया, उन्होंने तुरंत गन निकाली और कहा जी अभी कर दीजिए। बेचारा करता भी क्या, उसने हाँ कर दी। और लेटर ऑन अगर क्या एक कोर्ट के अंदर जा सकते हैं इस चीज़ को इन्फोर्स कराने के, जी भी नहीं दे रहा है अपनी प्रॉपर्टी तो आप मेरे को दिलवा दीजिए प्रॉपर्टी। इस केस के अंदर आप कोर्ट नहीं जा सकते, ए कोर्ट नहीं जा सकता। रीज़न बीइंग कि जो आपकी कंसेंट ली गई थी बी से वो आउट ऑफ फियर ली गई थी, इट वॉज नॉट फ्री कंसेंट, इसमें कोअर्जन था। ये कुछ और केसेस हैं जिसके अंदर फ्री कंसेंट नहीं होती है, जैसे कि मिस्टेक, फ्रॉड, अनड्यू इन्फ्लुएंस और मिसरिप्रेजेंटेशन, कोअर्जन भी। इन पांचों केसेस में फ्री कंसेंट नहीं मानी जाती है। इन्हें हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। सेकेंड रिक्वायरमेंट आती है कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज़। जो भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पार्टीज इन्वॉल्व हैं उन्हें कॉम्पिटेंट होना चाहिए, मतलब कि 18+ होना चाहिए, अनसाउंड नहीं होना चाहिए और लॉ ने डिस्क्वालीफाई नहीं करना चाहिए उनको। तीसरा पॉइंट आता है आपका लॉफुल कंसिडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट। इसका एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल आपके खुद के बैराक में दिया होगा। आइए पढ़ते हैं, आप अपना बैराक खोलिए। ये होगा आपका सेक्शन 23 के अंदर, एफ के अंदर। बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है इस केस के रिलेटेड, जिसमें ए ने ऑब्टेन करा, ए प्रोमिसेस टू ऑब्टेन बी फॉर एन एम्प्लॉयमेंट इन पब्लिक सर्विसेज। बी ने प्रॉमिस करा कि वो 1000 रुपये ए को देंगे बदले में। ये एग्रीमेंट वॉइड होगा। क्यों वॉइड होगा? क्योंकि कंसिडरेशन जो है वो है अनलॉफुल। समझ आया? ये ए था, ये बी था। ए ने कहा जी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए मैं आपकी करवा दूंगा,
बीने का ठीक है मैं बदले में 10,000 रुपये दे दूँगा, ये आपका एग्रीमेंट वॉइड होगा। रीज़न भी क्योंकि क्या है, अनलॉफुल कंसिडरेशन है ये। चौथा जो रिक्वायरमेंट है वो है नॉट डिक्लेयर टू बी वॉइड। ये चीज़ हम डिटेल में पढ़ेंगे सेक्शन 24 से 30 के बीच में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, बहुत डिटेल में ये चीज़ें लिखी हुई हैं। अब इन दोनों को पढ़ने के बाद क्या हम इस कंक्लूजन पे आ सकते हैं, हमने कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ा कि क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, फिर हमने ये भी पढ़ा कि एग्रीमेंट्स कब इन्फोर्सेबल हो सकते हैं, तो क्या हम इस कंक्लूजन पे आ सकते हैं कि अगर कोई एग्रीमेंट है और वो सारे सेक्शन 10 की रिक्वायरमेंट्स को, कंडीशंस को फुलफिल कर रहे हैं, तो क्या हम उन्हें कॉन्ट्रैक्ट नहीं कह सकते? जी हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं। तो अब हमने ये समझ लिया कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं। आई होप आप लोग बहुत अब आसानी से समझ जाएंगे कि एग्रीमेंट क्या होता है और कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। आइए एक बार रिवीजन कर लेते हैं, अब तक हमने क्या क्या पढ़ा, सारी हाईलाइट देख लेते हैं। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब पास हुआ था? 1872 के अंदर। ये कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर इसके बारे में मेंशन है। ये एग्जॉस्टिव नहीं है, और भी लॉज हैं जो कॉन्ट्रैक्ट को गवर्न करते हैं। अब ये एप्लीकेबल है पूरे इंडिया पे। ये इन्फोर्स हुआ था 1 सितंबर 1872 में। जब पास हुआ था तो सेक्शन 1 से 266 तक सेक्शंस थे, बट 1930 में 76 से 123 तक जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के बारे में बात करते थे, अब वो डिलीट हो गए हैं और एक दूसरा एक्ट बन चुका है। और सेक्शन 239 से 266 तक जो प्रोविजंस बात करते थे पार्टनरशिप के, 1932 में वो भी डिलीट कर दिए गए हैं। और हमने कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशंस पढ़ी थी जो कि प्रोवाइडेड थी सेक्शन 2H के अंदर, जो कहता था कि एग्रीमेंट अगर वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है तब बनता है कॉन्ट्रैक्ट। और एग्रीमेंट हमने क्या पढ़ा था, क्या क्या होता है? प्रॉमिस के साथ अगर कंसिडरेशन जुड़ता है तब बनता है एग्रीमेंट। और प्रॉमिस क्या होता है कि प्रपोजल और एक्सेप्टेंस जब जुड़ता है तब बनता है आपका प्रॉमिस, जिसे हमने इस एग्जाम्पल से समझा था। और इन्फोर्सेबल बाय लॉ को हमने क्या समझा था कि अगर कोई भी एग्रीमेंट ब्रीच होने पे अगर एग्रीव पार्टी कोर्ट जाती है अपने टर्म्स को इन्फोर्स कराने के, जो भी टर्म्स उनके बीच में एग्री हुए थे आप उन्हें इन्फोर्स करा दीजिए, तब हम कह सकते हैं इन्फोर्सेबल बाय लॉ। और हमने ये भी समझा था बैल्फर वर्सेस बैल्फर के केस के अंदर कि इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन ऑब्लिगेशन कितना इंपॉर्टेंट है जब भी कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है। फिर हमने समझा था कि एग्रीमेंट्स हम इन्फोर्सेबल बाय लॉ कब कब कर सकते हैं, जिसका आंसर हमें सेक्शन 10 में बताया गया था। कंडीशंस क्या थी? फ्री कंसेंट, कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज, लॉफुल कंसिडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट, और चौथा था और नॉट डिक्लेयर टू बी वॉइड। और हम कंक्लूजन पे आए थे कि जो एग्रीमेंट्स हैं अगर सेक्शन 10 की रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करते हैं तब बन जाते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट। अब आप लोग मुझे ये बताएंगे कि जो मैं स्टेटमेंट कह रही हूँ और जो मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगी वो सही है कि नहीं। आप लोग कमेंट सेक्शन में ये चीज़ ज़रूर बताएंगे और अगली क्लास में हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। क्या हम ये कह सकते हैं इन सब चीज़ों के पढ़ने के बाद कि जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, सारे कॉन्ट्रैक्ट्स एग्रीमेंट तो होते हैं, बट सारे एग्रीमेंट जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।